अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ईरान वार को आज 7वां दिन है। 7 दिन लगभग कंप्लीट हो रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन जो इंटरवीनिंग नाइट है उस पर ईरान पर ज़बरदस्त हमला हुआ था। तो इन 7 दिनों के भीतर क्या हुआ, भारत का क्या कंसर्न है, जो लाखों भारतीय फंसे हुए हैं मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में, उनके क्या हालात हैं और उनको वापस लाने के लिए क्या किया जा रहा है, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर क्या स्थिति है और ईरान की ये वार कितनी लंबी खींचने वाली है। ये वो कुछ सवाल हैं जो हर भारतीय के जहन में चल रहे हैं। आज इन सवालों का जवाब तलाशने की डिबेट में कोशिश करेंगे। बहनों भाइयों, ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच की ये जो वार है, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जब ये शुरू होगी तो शुरू होने के साथ ही तत्काल खत्म भी हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका की ताकत और इजराइल की फायर पावर के सामने ईरान कैसे टिक पाएगा, लोगों के मन में ये प्रश्न था। लेकिन पिछले वर्ष जो ईरान के साथ हुआ था, उनको एक 6-7 महीने का तैयारी का बड़ा मुनासिब मौका मिल गया। शनिवार को जब खामनेई की को इजराइल और अमेरिकन फोर्सेस ने उड़ा दिया, ईरान के इस्टेब्लिशमेंट्स को उड़ाया, उनके लीडरशिप को कत्ल कर दिया, सब मारे गए। उसके बाद ईरान ने जो पलटवार किया उसको देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध है, हैरान है, क्योंकि ईरान के इतने भयानक पलटवार की कल्पना नहीं की गई थी। अमेरिका ने एक प्लान बनाया था, वो था प्लान ए, कि एक बार में इतना भयंकर और डायरेक्ट अटैक होगा और ये हमला इतना भीषण होगा कि फिर ईरान की लीडरशिप पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उसी प्लान के मुताबिक पहले 24 घंटे के भीतर ईरान के जितने भी टॉप 49 कमांडर्स और लीडर्स और उनके सुप्रीम लीडर सब हलाक कर दिए गए, मार दिए गए। आपको ध्यान होगा कि पहले दिन जिस तरह का हमला अमेरिका और इजराइल ने किया था, किसी के भी बचने की कोई संभावना नहीं थी। खामनेई जिस कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे, जिस बिल्डिंग में, वहां 1 या 2 नहीं, अमेरिका और इजराइल के 50 फाइटर जेट्स ने एक साथ बॉम्बिंग की थी और वहां इतना भयानक हमला था कि जर्रा जर्रा जमींदोज हो गया और उसी में खामनेई मारे गए थे। अमेरिका का और इजराइल का प्लान यह था कि जैसे ही खामनेई मारे जाएंगे, ईरान की जनता उठ खड़ी होगी और इस रिजीम को उखाड़ कर फेंक देगी। फिर अमेरिका के लिए आसान होगा, इजराइल के लिए भी आसान होगा कि अपने मुताबिक की सरकार को वहां बनवा ले। लेकिन बहनों भाइयों, ईरान में कमाल हो गया। 2 महीने तक जिस सरकार के खिलाफ ईरानी प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार को उखाड़ फेंकने की बातें कर रहे थे, महंगाई के खिलाफ चरम प्रदर्शन था, हिंसा तांडव और सरकार के अत्याचार के खिलाफ गहरी नाराजगी थी, वो ईरान इंटैक्ट खड़ा हुआ है। ईरान में कोई बगावत नहीं हुई है, ईरानियन एक हैं। और खामनेई के इस तरह से मारे जाने से ईरानी समाज में बड़ा नाराजगी है, शिया कम्युनिटी में वहाँ भयंकर नाराजगी है। यही कारण है कि पब्लिक का कोई सपोर्ट अमेरिका या इजराइल को नहीं मिल रहा है। लेकिन ईरान ने क्या किया, उनके पास एक मास्टर प्लान तैयार था। उन्हें पता था कि आज नहीं कल अमेरिका उनके सुप्रीम लीडर्स और टॉप कमांडर्स को खोज कर मार देगा। वही हुआ। तो उनके पास भी एक एग्जिट प्लान तैयार था कि अगर खामनेई नहीं रहेंगे, कमांडर नहीं रहेगा, तो उनके 3 लेयर में नीचे उत्तराधिकारी कौन होगा। एक मारा गया तो दूसरा, दूसरा मारा गया तीसरा, चौथा, ऐसी लेयर बना रखी थी उन्होंने। जैसे टॉप कमांडर्स मारे गए तो उसका भी ब्लूप्रिंट तैयार था कि हमें कहां अटैक करना है। तो अब अमेरिका तक तो ईरान की मिसाइल जा नहीं सकती, इजराइल तक जा सकती है। तो उन्होंने इसका प्लान बनाया कि जितने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेस हैं, मिडिल ईस्ट से तात्पर्य खाड़ी देशों से है जो पर्सियन गल्फ में है, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई, अबू धाबी और दुबई वाला, दोहा, बहरीन, कतर और इराक, इन जगहों पर जितने भी अमेरिकन बेस हैं, जितने भी अमेरिकन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उन सब पर बड़ा भीषण हमला ईरान ने किया। और ईरान ने अपनी फायर पावर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए दिखाई। ईरानियन ड्रोन्स इतने घातक, खतरनाक, इतने लेथल और इतने भीषण हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट का कोई भी हवाई अड्डा नहीं बचा और कोई भी अमेरिकी ठिकाना नहीं बचा जो ईरान की जद के भीतर न हो। यानी एक देश पर छेड़ी गई वार, ईरान पर छेड़ी गई वार अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ,
ईरान ने 7 दिन के भीतर मिडिल ईस्ट के 8 देशों पर जितने भयानक हमला किया है, इन देशों का जर्रा जर्रा हिल गया है। और ख़ास तौर पर उस ईरान के टारगेट में दुबई और अबू धाबी हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि सऊदी अरब और यूएई मिलकर अमेरिका को पाल पोस रहे हैं और इस पूरे क्षेत्र में तनाव फैला रहे हैं और अपने एयरबेस का, मिलिट्री बेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए कर रहे हैं। इतनी खुली जंग ईरान ने शायद पहले नहीं लड़ी होगी। एक साथ 8 दुश्मनों के साथ मुकाबले, और अमेरिका और इजराइल जैसी सुपर पावर तो अलग है। लेकिन मिडिल ईस्ट के ये देश जो खाड़ी देश हैं, ये कोई साधन संपन्न तो हैं, फिनेंशियली बहुत रिच हैं, पर इनके पास उस तरह की सेना नहीं है, ऐसी आयुध सामग्री नहीं है कि ये ईरान के साथ मुकाबला कर सके। ईरान खंडहर में तब्दील हो रहा है, वो बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन इनको भी अपने साथ लेकर डूबने का यकीन रखते हैं। इसीलिए 7 दिन से दुबई, अबू धाबी के एयरपोर्ट बंद हैं, और सबसे खास जिसमें जल परिवहन मार्ग है, हार्मूज जल डमरू मध्य, वो पूरा बंद है, जिससे पूरे दुनिया भर का 20% एनर्जी ऑयल सप्लाई होता है, और भारत का उसमें से हिस्सा बहुत बड़ा है। यानी जितने भी पर्शियन गल्फ कंट्रीज़ के देश हैं, उनकी ऑयल की निकासी का यही एक मार्ग है, जिसको ईरान ने फिलहाल अनाधिकारिक रूप से बंद कर रखा है। दुनिया भर में एनर्जी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। अब मैं 2-3 प्रश्न उठाता हूं आपके सामने। सबसे बड़ा गंभीर चिंता का विषय हमारे लिए यह है कि लाखों भारतीय खाड़ी देशों में, अरब मुल्कों में और वेस्ट एशिया यानी पश्चिम एशिया में फंसे हुए, इंक्लूडिंग ईरान, उनको वापस लाने के लिए क्या किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 1, भारत सरकार इसके लिए क्या पहल कर रही है? क्या सिर्फ कुछ दूतावासों के नंबर और ईमेल आईडी जारी कर देने भर से क्या हमारे देश के इन लाखों नागरिकों का जो संकट में है, परेशानी में, अपने परिवार से बिछड़े हैं, इनको कैसे मिलाया जाए? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, भारत की जो ऑयल सप्लाई चेन है, गैस सप्लाई चेन है, वो बुरी तरह से बाधित हुई है। इसकी भरपाई हम कहां से करेंगे? आज अमेरिका ने कहा कि आप 30 दिन के लिए रूस से खरीद लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। यही अमेरिका है जो हम पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन क्या हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस तरह से निर्भर होते जाएंगे? हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का क्या होगा? हमें इसका मुकम्मल इंतजाम करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, जो लाखों भारतीय खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं, वो किस रास्ते से निकलें अगर वो आना चाहते हैं भारत? या बहुत से लोग हैं जो भारत आए थे और उनका परिवार वहां रह रहा है, वो वापस जाना चाहते हैं। तो बहनों भाइयों, सिर्फ एक ही माध्यम है, मस्कट, ओमान। अगर आपको ट्रेवल करके आप किसी तरह से मस्कट पहुंच जाएं, ओमान पहुंच जाएं, तो मस्कट से इंडिया के लिए आपको फ्लाइट्स अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन कंफर्म बुकिंग हो तभी अपने घरों से, अपने होटल से निकलिएगा। तो जो लोग भी यूएई में मौजूद हैं और जो भारत आना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 3 रास्ते हैं जहां से आप मस्कट पहुंच सकते हैं। अगर आप दुबई में हैं तो हट्टा एयर बॉर्डर के जरिए आप ओमान में प्रवेश करके मस्कट पहुंच सकते हैं, और आपको तकरीबन दुबई से वहां तक पहुंचने में 5-5.5 घंटे लग जाएंगे। लेकिन चूंकि इमिग्रेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, वीज़ा भी लेना पड़ेगा, थोड़ा वेटिंग एरिया है, तो आप 9 घंटे के पहले निकलें, यानी 9 घंटे का टाइम मार्जिन लेकर आप दुबई से निकलें। अबू धाबी से भी इतना ही टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको एलेन का रास्ता चुनना पड़ेगा। अलेन के रास्ते से आप मस्कट में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन तब जब आपके पास वैलिड वीज़ा हो, क्रॉस बॉर्डर परमिट हो गाड़ी का, और आपके पास फ्लाइट की कंफर्म्ड बुकिंग हो। तीसरा, अगर आप रसल खैमा की तरफ मौजूद हैं तो वहाँ से अलदारा बॉर्डर खुला हुआ है, वहाँ से आप मस्कट में के लिए ओमान में दाखिल हो सकते हैं। मस्कट जाने का हाईवे E11 वहाँ पर, जो आपको 5 घंटे के भीतर मस्कट पहुँचा देगा। लेकिन ये तब सब करिए जब आप सेफ हों, सुरक्षित हों, और आपके पास सुरक्षित निकलने के लिए वहाँ की अथॉरिटीज़ का संदेश हो। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप अपने घरों में मौजूद रहें और कुछ देर तक इंतज़ार करें, तब निकलने की कोशिश करें। बहनों भाइयों, हालात विकट हैं। और चौथा प्रश्न है कि ये वार कब तक चलेगी? बहनों भाइयों, अमेरिका ने तो कहा था कि 2 दिन में सब खत्म हो जाएगा, तीसरे दिन वहाँ पर ऐसा हो जाएगा,
चौथे दिन उनके मुताबिक की सरकार होगी, जनता उखाड़ फेंकेगी। पर 7 दिन हो गया है, 7 दिन में अभी ऐसा प्रतीत होता है कि ये युद्ध, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, 4 हफ्ते चल सकता है, लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि ये युद्ध का अंत कब होगा, इसका फैसला न तो ट्रंप कर सकते हैं, न ईरान, न इजराइल, क्योंकि ये युद्ध मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अंतहीन दिशा की तरफ बढ़ चुका है। लेकिन भारत के पड़ोस में हो रहा ये खतरनाक युद्ध हमारे लिए बहुत चिंता और चुनौतीपूर्ण है। हमें इसके लिए बहुत समझदारी की आवश्यकता है। भारत को अपने कोई भी कदम बहुत सोच समझकर उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया का ये सबसे बड़ी रीजनल वार जो थोपी गई है वो एक अलग ही दिशा की तरफ जा रही है। तो आज हम इस पर खुली चर्चा करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। तो युद्ध कभी हमें विकास के रास्ते पर नहीं ले आता है। युद्ध का स्वार्थ क्या है? युद्ध का स्वार्थ जिस समय जनता समझ जाएगी, उस समय ताकतवर को भी पहचान जाएगी कि ताकतवर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए युद्ध कर रहा है। हमारी 80 साल की फॉरेन पॉलिसी की जो लेगेसी है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी उसको कमजोर कर दिए। हमेशा न्यूट्रल थे इन मामलात में, और न्यूट्रल बिल्कुल थे, सबको मालूम था। आप इजराइल को विजिट करके और आपके विजिट के खत्म होने के बाद इख्तिलाम फौरन हमला हो गया। ये सवाल ये देखिए, भारत की जो 80 साल की फॉरेन पॉलिसी लेगेसी थी, उसका क्या होगा? भाई इतना दबाव डालने के बाद कोई शोक व्यक्त करे तो उस शोक में कोई शोक है? आपको लगता है उनके मन में कोई शोक है? शोक न भी हो आपके मन में, परंपराएं हैं, एक तरीका है। आपका पुराना साथी रहा है, अब आपको नए दोस्त मिल गए होंगे, वो आपके दोस्त हो सकते हैं। भारत का दोस्त तो ईरान है ना। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। रूलिंग पार्टी बीजेपी की प्रवक्ता संजय चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, अपोजिशन की पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर पांडे और देश के जाने माने फेमस डिप्लोमेट सुरेश गोयल जी मेरे साथ कार्यक्रम में हैं, और मिडिल ईस्ट के मामलों के एक्सपर्ट, अरब न्यूज़ से जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट